नमस्कार मित्रों। बातों बातों में कि आज की कड़ी पर मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ, सुनील मिश्र, इस कार्यक्रम का प्रस्तुत करता। और आज हमारी मेहमान गीतिका त्यागी जी, एक सुप्रसिद्ध अभिनेत्री, एक गुणी अभिनेत्री, और हाल ही में क्लास ऑफ 83 से जिनको बहुत चर्चा मिली है। इस फिल्म में उनके संवेदनशील किरदार को बहुत सराहा गया है। ऐसी अभिनेत्री आज हमारे कार्यक्रम में अतिथि बन के आ रही हैं, उनका स्वागत करेंगे। यह दिलचस्प संयोग है कि एक तरफ जब कोरोना काल में सभी चीज़ें प्रतिबंधित हो गई, बाधित हो गई, और यह सब बहुत सख्ती के साथ लागू हुआ कि हम सबको संयमित रहना है, घरों में रहना है, लोगों से मिलना जुलना नहीं है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इस पूरे समय में किस तरह से मनोरंजन और संपर्क का एक समानांतर अभियान जैसा, अनुष्ठान जैसा शुरू हुआ। गीतिका जी आ गई हैं तो मैं उनको जोड़ ही लेता हूँ। मैं 7-5 का इंतज़ार नहीं करता, क्योंकि उतना ही अधिक समय मिल जाएगा बात करने का हमको। सुरुचि जी, आपका स्वागत है। मैं ऊपर इसलिए देख रहा हूँ कि लाइट चली गई थी, और एक बल्ब जो अंधेरे में भी काम करता है, फिलिप्स ने उस तरह का आविष्कार किया, उसका मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ। नहीं तो अनेक बातचीतें इस तरह प्रभावित हुआ करती हैं, तो वो अंधेरे में भी जला करता है। महंगा है हालांकि पर वो कम से कम लाज बचा के रखता है। तो इसीलिए मैं आपको दिखता रहा, और अभी एकदम लाइट आ गई और पंखा भी चलने लगा तो मुझे खुशी हुई। तो इस तरह से फिर मैंने ऊपर वाले का भी धन्यवाद किया, और आप सबका भी धन्यवाद कि आप सब पधारे हैं। मैं गीतिका जी को रिसीव करता हूँ आदर के साथ। आप आज पहली बार सरकार जी, मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। शुरू से ही इस कार्यक्रम के आरंभ से आपका आशीर्वाद मुझे मिला है सर। आपने इस पूरे प्रयत्न को सराहा और प्रोत्साहित किया है। सपना जी, आपका भी स्वागत है। गीतिका जी से जुड़ने की प्रतीक्षा है। मैंने उनको अपील भेज दी है। जी नमस्ते। आपको आपको क्या वो मोबाइल को घुमाना पड़ेगा गीतिका जी? I think हम नमस्ते सुनील जी। नमस्ते। ये बात बहुत अच्छा। Is it अब better इससे now? हाँ, Okay. और फ्रेम बैलेंस हो गया थोड़ा सा, और आप इसको कर लीजिए। आपके पापा जी भी ज्वाइन हुए हैं, जी देखिए। जी। उनको मैं प्रणाम करता हूँ आदर के साथ। और तरु जी, आपकी बहन, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मैं आपको सुन पा रही हूँ। हाँ, अब एक मुझे लगता है कि एक बल्ब और कमरे में अगर जल जाएगा तो ठीक रहेगा। एक बल्ब और चाहिए आपको? जस्ट अ सेकंड। हाँ, फ्रंट से अगर आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ, ये क्या बात, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको विधिवत नमस्ते करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। थैंक यू और मुझे इनवाइट करने के लिए सुनील जी। आपके साथ बात करके हमेशा से ही बहुत बहुत अच्छा लगता है, और इस मंच पे जुड़ने के लिए तो और भी मैं बहुत उत्साहित थी। और आपने इतने महान कलाकारों के बीच में मुझे भी आमंत्रित किया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई वाज सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। सही बात तो ये है कि मैं आप सबका आभारी रहता हूँ। आप जो इतनी उदारता के साथ इस कार्यक्रम में आना स्वीकार करते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत प्रेरणा से भरी बातें, बहुत अच्छे अच्छे सपने साझा करते हैं। तो
मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये सब बहुत सीखने जानने की बातें हैं। और हम सब अपने अपनी बहुत सी बातों को अपने आप जीते हैं, अपने परिश्रम को, अपनी मेहनत को, अपने समय को। और हमेशा बेहतरी की जो एक प्रतीक्षा रहती है जीवन में, वो सब जब हम मिल के बांटते हैं तो फिर लगता है कि जैसे कई बार नहीं होता कि बहुत सारी खुशियां कॉमन होती हैं, बहुत सारी तकलीफें कॉमन होती हैं, बहुत सारे संघर्ष भी कॉमन होते हैं। जी। तो मैं आपको एक तो बधाई सबसे पहले क्लास ऑफ 83 के लिए मैं खासतौर से उस लुक के लिए बधाई देता हूँ जो मैंने उस फोटो में उसमें डाला है कार्ड में। ये आपसे ये आपसे किस क्षण किस मूड में ऐसे पलट के देखा हुआ, कैसे वो फोटोग्राफर सिनेमेटोग्राफर ने उस सीन को कैद किया और वो कमाल का की छाया छवि बनी है। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत कमेंट्स और बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं उस पूरे लुक के लिए। और हाँ। वो जो भी है, वो निधि और दिव्या हमारे कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स थे, लुक क्रिएटर्स थे। तो हाँ। उनको भी थैंक यू, क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत करी थी। मतलब सिंप्लिसिटी में ही बहुत कुछ निकल के आ गया। टू क्रिएट समथिंग सिंपल इज वेरी डिफिकल्ट। तो यही चीज आई थिंक उन लोगों ने इस पे काम किया। एक्चुअली मेरा ब्रीफ था गोविंद हेलानी द्वारा। उन्होंने सिनेमेटोग्राफी की थी कलयुग में, श्याम बेनेगल की जो फिल्म थी। रेखा हाँ। का जो लुक था वो मेरा ब्रीफ था कि वैसा क्रिएट करना है उनको। सो वो लुक उन लोगों ने मुझे दिया था। हाँ, लेकिन उस क्षण आपके मन में जो चल रहा था, फीलिंग, आपका मुड़ना, आपका देखना और क्लिक होना। जी, वो बहुत वैसे वाले मतलब बहुत कैजुअल मोमेंट्स थे डीन विजय सिंह के लाइफ के, जब वो खुश होता है और जब वो अपनी वाइफ को मिस कर रहा है तो उसकी छोटी छोटी बातें उसको याद आती हैं। हैप्पी मोमेंट्स थे। तो उस तरीके की चीजें उसमें दिखानी थी। अदरवाइज तो बाकी तो बहुत सारे उसकी लाइफ में गिल्ट है, रिमोर्स है और रिवेंज लेने की भावना है। और वो फिर पूरी फिल्म में थोड़ा मोरोस और थोड़ा मायूस ही दिखता है, लेकिन वो कुछ चंद लम्हे हैं जब वो खुश होता है और वो अपनी वाइफ को याद करता रहता है। तो उसमें वो एक लुक था जिसमें उसकी प्यारी यादें हैं। तो वो लुक हम लोगों ने क्रिएट किया था। एंड मुझे बोला गया था कि कैमरा पीछे है, आपको सिर्फ भागते हुए जाना है और 2-3 बार पलट के आप बस देख लीजिएगा। वो लुक जो पलटा वो अचानक उसी मोमेंट में हुआ था और वही ट्रेलर का हिस्सा बना और वही बहुत लोग उसके बारे में बात भी कर रहे हैं। अच्छा, ये आपको लग रहा था क्या कि ये इस पूरे ऐसे समय में प्रदर्शित होने वाली है फिल्म, जब सारा का सारा संसार जो है अपने घरों में दबा बैठा है अपने आप में? जी नहीं, हम लोगों ने ये लास्ट ईयर शूट किया था। फेब हाँ। से लेके मई के बीच में ये शूट हुई थी और हमें ये बताया गया था कि ये लास्ट ईयर नवंबर के आसपास आ जाएगी, या ऐसा आभास था हम सबको। और बिल्कुल हाँ। भी हाँ। पता नहीं था कि अगर 1-2 महीने भी डिले हुई तो 1-2 महीने से डिले होने का मतलब है कि सीधा 8-9 महीने डिले हो जाएगी। क्योंकि लॉकडाउन जी। शुरू हुआ कुछ मार्च के मिड में, और मार्च के मिड में मैं दूसरे अपने प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रही थी, वो भी आधी रह गई बीच में। तो तब जब ये बताया गया कि अब ये डिले होगा, क्योंकि एडिट भी नहीं थी, एडिट भी चल रही थी उस टाइम पे उस फिल्म की। तो फिर तो हम जी। सबको यही पता था कि अब तो ये 8-9 महीने तक गई फिल्म। बिकॉज वो अगर साउंड नहीं है, एडिट नहीं है, डीआई नहीं है, तो फिर डबिंग नहीं है, तो फिर वो लंबा खींचेगा। और लॉकडाउन कब खुलेगा किसी को नहीं पता। लेकिन इसका आपने ये भी लाभ महसूस किया होगा कि शायद सिनेमा घरों में आती उससे कहीं ज्यादा आप सब इस फिल्म के माध्यम से लोगों के घर तक पहुंचे। जी जी जी, मैं समझ रही हूँ आप क्या बोल रहे हैं। और इस समय ये उन फिल्मों के लिए बहुत अच्छा टाइम है जो अपने बारी की वेट कर रही थी, या फिर थिएटर रिलीज से शायद उनको उतना फायदा ना होता जितना कि इस समय लॉकडाउन के दौरान जितने लोग कंटेंट कंजम्पशन कर रहे हैं सारे प्लेटफॉर्म्स पे, उन लोगों तक पहुंचना, मतलब बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुंचना। शायद वो सब एक साथ थिएटर जाते भी नहीं देखने के लिए। तो वही वही। जी, तो उस हिसाब से अच्छा हुआ, अच्छा टाइम था। खैर ये नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म थी तो ये थिएटर के लिए नहीं थी, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फीचर फिल्म की ही कैटेगरी में
रखी गई थी। पर और बहुत सारी फिल्मों के बारे में मैं बात कर रही हूँ जो रिलीज होनी थी लेकिन हो नहीं पाई किसी इस कारणवश, तो वो नेटफ्लिक्स पे, प्राइम, अमेजोन पे, हॉटस्टार पे रिलीज हो रही है। लेकिन हम लोगों की जो ये फिल्म थी वो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल ही थी, वो थिएटर रिलीज नहीं थी। यही वजह है कि उसकी जो ड्यूरेशन है वो अंडर 2 आवर्स है, क्योंकि नेटफ्लिक्स के ही मापदंड होते हैं। हाँ हाँ। अरे इसमें आपका जो किरदार है, जिस तरह से आपने बताया कि वो हीरो के लगातार पछतावे और स्मृतियों की फिल्म है, लगातार याद करने वाली फिल्म है। जी। बॉबी देओल, क्या बॉबी देओल स्वयं आ गए हैं यहाँ पर? एक आगमन हुआ है यहाँ पर अभी? ये आई थिंक बहुत बड़े फैन हैं उनके, और उनका पेज है, और इस पेज पे उन्होंने हमारी सीन्स भी डाले हैं, बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी डाले हैं, और हमारे जो डायरेक्टर हैं अतुल सबरवाल, उन्होंने भी कुछ पोस्ट किया था बिहाइंड द सीन्स, तो वो भी इन्होंने डाले थे। तो ये वो उस पेज का नाम है। बॉबी देओल नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं असल में मैं इसलिए रोमांचित होता हूँ, आपसे शेयर करना चाहूंगा। हालांकि मुझे ये प्लेटफॉर्म मेरे अपने बखान करने का नहीं है मेरे बारे में, लेकिन आपसे बस ऐसे, चूंकि आप भी सिनेमा के एक बहुत प्रबल हस्ताक्षर है और मेरा सिनेमा में लिखना पढ़ना है, धर्म जी से मेरा बहुत अच्छा अपनापा है। जी 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 जी, मैं अक्सर पढ़ती रहती हूँ, आपकी फोटोग्राफ्स हैं ट्विटर पे और इंस्टा पे भी, आप उनके घर में, और उनको अभी कुछ दिन हाँ पहले चहलकदमी करते हुए दिखाया था, ही हाँ वाज एक्सरसाइजिंग इन हिज हाँ हाउस। हाँ और उसके पहले आप उनके फार्म हाउस का भी आपने 2-3 तस्वीरें डाली थी। हाँ तो मुझे अच्छे से याद है, आपने बताया था कि उनका काफी आपके साथ अपनापन है। हाँ। लगभग मैं 97 से उनके पास जा रहा हूँ। मेरे स्वप्न में ये होता था कि मेरे जीवन में मैं इस देवता से कभी मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा, और मुझे वो सत्यकाम जब मैंने 7, 8, 11, 10 साल की उम्र में देखी थी, जी तब से मुझे उनसे एक अपनापन और प्यार। और ये कई बार होता है ना कि आप भगवान की कामना करते हो, भगवान मिलेगा कि नहीं पता नहीं होता। तो मुझे नहीं पता था कि मैं फिल्मों पर लिखने वाला राइटर बनूंगा या इस तरह से अटैच होऊंगा। जी और जब 97 में मैं उनके पास था, उनके घर में, और एक पहला लंबा बड़ा इंटरव्यू ले रहा था, तो उस समय मेरी हालत नहीं जानता हूँ क्या थी। लेकिन उन्होंने जिस तरह से उदारता प्यार दिया, सनी भैया, बॉबी भैया, ये सब वहां पर जिस तरह अपनेपन से मिलते जुलते हैं, व्यवहार करते हैं, वो अद्भुत है। यस परिवार उदाहरण है। जी। और वो जब राजनीति में आए तब उनका मेन उतरने का कारण भी यही था कि उनको इतना ज्यादा प्यार मिलता था कि आई थिंक वोट बैंक की तो उनको कमी नहीं लगती होगी, क्योंकि वो प्रचार के लिए जब जाते होंगे, और यही वजह थी कि सनी देओल भी जब उतरे तो पूरा पंजाब खड़ा था उनके लिए बस। हाँ, धर्म जी स्वयं भी जब बीकानेर से सांसद बने थे, उस समय मैं अक्सर 8 दिसंबर को तो उनके घर में होता ही होता हूँ, जब उनका बर्थडे होता है धर्म जी का। तो उस समय पूरे देश भर से उनके जो सच्चे भक्त हैं वो बहुत सारे लोग आते हैं, लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो एक बीकानेर से एक फोटोग्राफर हैं, वो उन्होंने इनका मंदिर बना रखा है धर्म जी का, और कहते हैं कि मेरे यही भगवान है। मैं तो एक साधारण फोटोग्राफर था, और इनकी कृपा से मेरा स्टूडियो हो गया। और धर्म जी ने जब भी वहां पर गुलामी, बंटवारा, ये सब फिल्मों की शूटिंग की, उनके घर गए, मिले जुले। तो ये वास्तव में आपके अपने तजुर्बे किस तरह के रहे बॉबी भैया के साथ काम करने के? आप बॉबी देओल की बात कर रहे हैं, वो तो अभी हुआ है, पर इससे पहले मैंने एक और भाई के साथ उनके साथ काम किया है, अभय देओल के साथ। अच्छा अच्छा। अरे वो तो बहुत ही जीनियस आदमी। जी, वो देविका भगत की फिल्म थी 1/2, और उसमें मैं अभय देओल की ऑपोजिट थी, जिसमें अच्छा मैं अच्छा। उनको डंप कर देती हूँ, और मैं बहुत एम्बिशियस कैरेक्टर है मेरा, और मैं सच्चे प्यार की अहमियत नहीं समझती, उनको डंप कर देती हूँ, और फिर उनका बनाया हुआ गाना बहुत हिट हो जाता है, जो कि उन्होंने कभी कॉलेज में मेरे लिए बनाया होता है। फिर अगेन मेरा प्यार उनके लिए जागता है, तब तक वो आगे निकल चुके होते हैं। तो इस तरह की वो कहानी थी, बहुत ही मॉडर्न बेस पे। तो अभी के साथ उस टाइम पे काम करने का मौका मिला था, और बॉबी के साथ इस फिल्म में जुड़ने पर बहुत बहुत अच्छा लगा। एक तो वो बहुत अच्छे इंसान है, क्योंकि वेरी चाइल्ड लाइक क्वालिटी, और बहुत शांत है, और बहुत सिंपल और अच्छे ह्यूमन बीइंग, जिसे, क्योंकि हम लोग जब साथ रिहर्सल करते थे तो बिल्कुल नहीं लगता था कि ये बॉबी देओल है, इन्होंने क्योंकि हम सब लोग स्कूल में होते थे जब उनकी पहली फिल्म बरसात आई थी, एंड ट्विंकल खन्ना, बॉबी देओल, दे बिकेम अ हिट कपल एकदम से, वो बहुत फ्रेश कपल था।
और सब लोग हाँ उसके हाँ। बारे में बहुत बात करते थे, उनके गाने कितने हिट हुए थे, और बॉबी ने बहुत अच्छे अच्छे डांस और गाने और कमर्शियल सॉन्ग्स और मेलोडियस सॉन्ग्स तक दिए हैं, उनके ऊपर फिल्माए गए हैं। तो वो सब चीजें दिमाग में आती थी कि ओके, आई एम ऑपोजिट हिम नाउ, मुझे अब इनके साथ काम करना है जिनकी गाने और फिल्में हमने देखे हैं और बड़े हुए हैं। तो वो एक सरियल थोड़ा एक फीलिंग होता है, और वो हर आर्टिस्ट को फील होता है, क्योंकि जो भी एक्टर होता है वो काम देखता है और वो सोचता है कि अच्छा ये काम मुझे पसंद है, अच्छा ये हीरो हीरोइन अभी लॉन्च हुए हैं, और सडनली 5 साल 10 साल या 15 साल बाद उनके सामने बैठकर लाइनें कर रहे हैं, वो बहुत एक अजीब सा मोमेंट होता है। तो वैसा मुझे भी फील हुआ। बट ही इज वेरी सिंपल। रिहर्सल्स में साथ में उतने ही कोशिश करना जितने की बाकी लोग कर रहे हैं, उतने ही मौके हमें भी मिलना जितने उनको मिल रहे हैं। बिहाइंड द सीन रिहर्सल टेक के दौरान, टेक के पीछे जो जैसे टेक चेक चल रहा है और लाइंस करने हैं, तो पूरा मन से टाइम देना, दूसरे के लिए क्यूज के लिए रुकना, और इस बीच में कैजुअल बातें भी करना, तो वो सब बातें बहुत खुल के उन्होंने की। मेरे सीन्स ही उनके साथ थे, मेरे और किसी के साथ सीन नहीं थे। सिर्फ एक वो था जो लड़का बनाया था, उसके साथ एक सीन था, लेकिन वो कट गया। तो दूसरी जो 2-3 सीन्स थे वो सिर्फ बॉबी के साथ ही थे सारे, चाहे वो फ्लैशबैक्स हो या फिर सीन हो। उस दौरान उनकी बातें, जैसे कि ओटीटी पे इस समय कितना कुछ चल रहा है, वो खुद कुछ करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, अलग तरीके के रोल्स जो उन्होंने अब तक नहीं किए वो करना चाहते हैं, वो वेट कर रहे हैं एक अच्छी स्क्रिप्ट का। ये सब वो खुल के बताते थे, और पूछते भी थे कि तुम्हारे पास क्या आ रहा है, किस तरह की फिल्में और थिएटर पसंद करते हैं। उन्होंने शायद थिएटर देखा नहीं, तो व्हेन ही केम टू नो अबाउट दैट आई एम फ्रॉम थिएटर एंड आई बीन डूइंग थिएटर सिंस माय चाइल्डहुड, बचपन से हो रहा है, तो वो बहुत उत्सुक थे कि अच्छा थिएटर की दुनिया कैसे होती है, कौन सा प्ले है। तो वो सब उन्होंने बहुत खुल के अच्छे से बेझिझक बातें की, और ये भी बोला कि मैं वेट कर रहा हूँ अच्छे काम का, और अब मैं काम करना चाहता हूँ यार, इट्स टाइम टू बाउंस बैक। मतलब ही हैड नो क्वाल्म्स कि जैसे अभी आज ही मिले हैं या 3-4 बार बात हुई है, तो वो अपने काम के बारे में से खुले बात कर रहे हैं, और वो आराम से बात मुझे बता रहे थे कि उनके पास क्या क्या स्क्रिप्ट आ रही है और वो क्या चाहते हैं करना। तो ये इस स्क्रिप्ट के बारे में उन्होंने ये बोला कि बहुत सालों बाद मुझे कुछ ऐसा लगा कि मेरे लिए करने लायक कुछ है जिससे मैं एक तरीके की बाउंस बैक कर सकता हूँ विद सीरियस रोल। तो और जब ये स्क्रिप्ट आई तो बस मुझे इतना पसंद आया कि मैंने सरेंडर करना जरूरी समझा एज एन एक्टर। सो ही वाज वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छे तरीके से ऑनेस्ट थी उन्होंने, और सिंसियरली अपना काम किया, वो दिखता भी है। उस फिल्म की खासियत यही है कि वो जो हमारी सोसाइटी में हमेशा योग्य और कुशल और निष्ठावान ईमानदार लोगों के साथ जो कई बार व्यवस्था का और समय का सलूक होता है, और वो सबसे बुरे समय में ऐसे आदमी को कई बार रहना पड़ता है, होना पड़ता है, और उस समय वो किस तरह अपने विवेक को नहीं खोता, किस तरह वो अपने संयम को नहीं खोता, और कहीं ना कहीं चूंकि वो सही है, सच्चा है, तो उसको एक इस बात की प्रतीक्षा रहती है कि वो कब अपने आप को प्रूव कर दे जी। और ऊपर वाला भी इस तरह का समय देता है। तो इस तरह के कथानक जो है बड़े टची होते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये मैं निर्देशक की दृष्टि की भी दाद देता हूँ कि उन्होंने किस तरह से पूरे उस एटमॉस्फेयर को बना के रखा, एक स्पेशल कलर शेड का जो प्रयोग किया है, वो सारी चीजें उस फिल्म को बहुत अच्छी स्पेशल बनाती है। 80 के दशक को रिक्रिएट करना wasn't very easy because वो बहुत एक मेहनत का काम था। आर्ट डायरेक्शन का बहुत 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 आई थिंक तारीफ करनी चाहिए डायरेक्टर और मारियो पोल्जाक जो सिनेमेटोग्राफर हैं, अतुल सबरवाल जो डायरेक्टर हैं, और इन सबकी मिलीजुली कोशिश जो पुरानी फुटेज निकाल के उसके साथ मैच करने की कोशिश की, रिसर्च मटेरियल को मर्ज करने की कोशिश की, सो वो फिल्म डिवीजन से फुटेज ली थी, कुछ उसमें आपने जो देखी होंगी वो असली फुटेज है। तो और फिर वो सीपिया टोन, येलोइश टोन के साथ पूरी सिटी क्रिएट करना, और जैसे आप बस स्टॉप पे खड़े हैं तो पुराने उसी 80 के दशक के हिट फिल्मों के पोस्टर लग रहे हैं, और वो बस जा रही है तो बस पे एक उस टाइम के प्रोडक्ट्स जो होते थे, एड्स, वो बस के ऊपर चिपके हुए हैं। वो सब उन्होंने बहुत बारीकी से काम किया है उसमें। यही सब होता है कि एक कंप्लीट फिल्म जब स्पेशल किसी कालखंड की कोई फिल्मों पर बनाते हैं तो ये सब बारीकियां बड़ी ध्यान रखनी होती है जी। नहीं तो कई बार अब आजकल तो दर्शक इतना चतुर हो गया है कि मैंने देखा है कि उन्होंने
यूट्यूब में शोले के कुछ कट्स पड़े हैं सीन के, तो उसमें संजीव कुमार का हाथ भी ढूंढ निकाला है कि कुर्ते के अंदर से दिख रहा है। जी। तो दर्शक बड़ा चतुर हो गया। हाँ वो तो है। और वो ऐसे आप देखेंगे कि यूट्यूब पे ऐसे ऐसे पूरे प्रोग्राम्स हैं, कौन सी पिक्चर में क्या था, वो कंपाइलेशन उन्होंने डाली हुई है। बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में भी ऐसे कुछ निकाल के हाँ लिया। हाँ, खामियां, मतलब बाकायदा लोग इस बात पे शोध करते लगे रहते हैं, अपने दिमाग लगाते हैं। ये पूरा जो 4-5 महीना ये एक आर्टिस्ट ने किस तरह निकाला, ये जानने की जिज्ञासा रहेगी। अभी अभी कोई बता रहे हैं सपट लोशन, जी जी वही नाम था बस के हाँ ऊपर हाँ हाँ। पोस्टर। मैं जानना चाहता हूँ कि कलाकार ने 4-5 महीने का ये कोरोना काल कैसे व्यतीत किया, अपनी एक्टिविटी में, अपनी साइकोलॉजी में, जी अपनी क्रिएटिविटी में। सुनील जी, मैं बहुत वैसे मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। मैं आई वुड से आई एम एन आउटडोर पर्सन, बट वैसे मुझे रोज बाहर निकलना पसंद नहीं है। मैं ज्यादातर हाँ जब मैं घर में, मतलब मैं जब बॉम्बे में होती हूँ तो काम जब रहता है, मैं डबिंग बहुत करती हूँ, वॉइस ओवर्स में वॉइस का काम भी करती हाँ हूँ। तो हाँ आधा तो मैं घर से डबिंग करती हूँ, स्टूडियो में भी जाती हूँ। लेकिन अगर मुझे वो काम नहीं है तो आई विल नॉट स्टेप आउट, मैं निकलती नहीं हूँ। तो मेरे लिए बहुत कुछ बदला नहीं था, बिकॉज मेरे शाम, मतलब मेरा यूजुअली दिन और शाम अगर मैं नहीं शूट कर रही हूँ तो घर पे ही बीतता था। तो लॉकडाउन का शुरुआत में तो असर मुझे लगा ही नहीं, फर्क भी नहीं पड़ा। सिर्फ इतना फर्क पड़ा कि हमारी मेड्स आनी बंद हो गई, तो वो काम हम खुद ही कर रहे हाँ हैं, हाँ, कुक खुद खुद कर रहे हैं, सफाइयां खुद कर रहे हैं, तो वो एक ऐड हो गया था। बट हाँ, इतना कुछ बदला नहीं था और मुझे परेशानी भी नहीं हुई कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और मैं बहुत, मतलब मुझे अगर इफ गिवन अ चॉइस, मुझे सब कुछ ऑनलाइन मैं मंगाना चाहूंगी। मैं शॉपिंग इतना पसंद नहीं करती हूँ, बाहर जैसे सामान लेने जाते हैं या वो भी मुझे इतना पसंद नहीं है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन हाँ, जो जुलाई, आप कह सकते हैं कि जून ऑनवर्ड्स जब थोड़ा सा सिंक इन होता है कि ये तो बड़ा लंबा खिंच गया, अब क्या, तो उस टाइम पे फिर पेरेंट्स की भी आपको चिंता और वो सब लगता है कि काश आप वहां होते, क्योंकि इस टाइम पे तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा। तो वो मुझे बहुत सता रहा था कि मुझे दिल्ली जाने का बहुत मन कर रहा था। लेकिन सेल्फिश ना होते हुए मैंने जानबूझ के ना ट्रैवल करना जरूरी समझा। अब उस दौरान फिर रूटीन बना के हर एक चीज करना, ऐसे मैंने अपना समय काटा। जैसे मैं योगा में बहुत बहुत टाइम व्यतीत करती हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे मुझे क्योंकि जिम बंद है, वर्कआउट नहीं होते हैं, और साइकिलिंग और बहुत सारी चीजें आप नहीं कर सकते, तो मैंने योगा में ज्यादा टाइम बिताना शुरू किया। मेरे मम्मी और पापा, जो शायद अभी देख भी रहे आई थिंक, तो हाँ वो पुराने गानों के बहुत शौकीन है। उन्होंने मुझे बचपन से वो आदत डाली है, कि अगर जैसे इट्स लाइक माय गो टू थिंग, अगर जरा सा भी मूड डल हो रहा है तो पुराने गाने चला लो, आपका मूड अपलिफ्ट हो जाएगा। स्पेशली जो मेरे फादर हैं, वो देवानंद और मोहम्मद रफी के बहुत बड़े बहुत ज्यादा बड़े फैन हैं। तो उनके गाने सुनना, कभी वो चला लिया। फिर उसके बाद ऑडियो बुक्स में बहुत सुन रही हूँ आजकल, क्योंकि नॉवल पढ़ने का इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आप पूरा काम भी आपके सर है और बहुत सारी चीजें, फोन्स और वीडियो चैटिंग, ये वो। तो एक बार ऑडियो बुक लगा के छोड़ दी और फिर आपने अपना काम किया। तो ऐसे कर करके मैंने कम से कम 3 या 4 नॉवेल्स खत्म किए हैं इस लॉकडाउन के दौरान, और साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स मोस्टली। और एक सेपियंस करके बुक थी जो वो मैंने खत्म करी है। और ये सब चल रहा था, योगा चल रहा था, और जल्दी उठना और अराउंड 10:30 फोर्सफुली सो जाना। ऐसा करते करते मैंने 15-20 दिन तक अपने को कंडीशन किया और फिर आदत बन गई। तो ऐसे करते हुए मुझे टाइम निकाला है। और जो घर पे कम बात होती थी, वीडियो चैटिंग वगैरह ज्यादा होने लग गई। मतलब मेरी नीस है दिल्ली में, जो मुझे बहुत 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 प्यारी है, और वो सिर्फ उसी के लिए मुझे दिल्ली बहुत ज्यादा मिस होता है। उसका नाम, मैं उसे प्यार से अनाटा बुलाती हूँ, रायना। उसको बड़ा होते हुए देखना, मतलब मैं यही देखने के लिए मैं 4-5 बार दिल्ली में अब चक्कर लगाती थी। तो इस साल पूरे 6 महीने में जा ही नहीं पाए। तो उससे वीडियो चैटिंग दिन में 2 बार हो ही जाती है, तो वो भी रूटीन का हिस्सा बन गया। बस इसी तरीके से करते करते मेरा टाइम निकल रहा है। थिएटर के बारे में पढ़ना, पुराने प्लेस देखना। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एंटीगनी रिविजिट किया, जो कि यहाँ पे सत्यदेव दुबे जी ने डायरेक्ट किया था। और
डेथ ऑफ सेल्समैन मैंने देखा, दोनों का, अलग पदम से का भी देखा और सतीश कौशिक जी का भी देखा। तो थिएटर देखना, पुरानी फिल्में देखना, वो फिल्में जो आपको बहुत पसंद है मैंने दोबारा देखी, नेटफ्लिक्स के प्रोग्राम्स देखना, योगा, ऑडियो बुक्स, और इस तरह से कट रहा है बस टाइम। आपने एक बातचीत में कहीं बताया कि आपके पापा को सिनेमा और गानों का शौक था, और वो दोनों मम्मी हाँ, बोथ माय पेरेंट्स, तभी हमें बचपन से संडे को वो एक हमें दो फिल्में दिखा देते थे। और वीडियो कैसेट्स वो खरीद के लाके संग्रह किया करते थे। वीडियो खरीद के नहीं, उनके पास वो जमा करते थे, मतलब उनके पास आज की डेट में भी बहुत वीडियो कैसेट, सीडीज और वो पुरानी ऑडियो कैसेट्स बहुत सारी हैं। और वो खुद रिकॉर्ड भी करते थे, जो विविध भारती के पुराने प्रोग्राम्स आते थे संडे को, स्पेशल प्रोग्राम्स आते थे, तो अपने गाने बिना मिक्स एंड मैच करके बनाना उनको बहुत शौक था। तो दोनों को ही, और जो मेरी मदर है वो भी लिखा करती थी, वो भी पुराने गानों की इतनी शौकीन है। तो जो ब्लैक एंड व्हाइट पुराने गाने बचपन से देख देख के सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं, तो आई थिंक वही हम सबके मूड अपलिफ्टर्स हैं। सिर्फ मेरी सबसे छोटी बहन है, उसको छोड़ के भी कुछ चीज she was not there, she was और जब वो बड़ी हो रही थी तब ये दौर चला गया था। हम लोग तब तक मैं आई थिंक मैं 4th या 5th आ चुकी थी तब, तो उसको छोड़ के हम सबको इन गानों का बहुत शौक है। घर में वो माहौल था, फिल्मों की बातें डिस्कस करना, सो काफी वो लोग देखते थे। ये जो रुझान माता पिता का रहा, जो आपने बचपन में देखा, यही आपको फिर इस क्षेत्र में ले आया, मुझे लगता है। जी, ये इससे शौक जरूर पैदा हुआ था, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे इस क्षेत्र में लाने वाली मेरी ग्रैंड मदर थी, नानी माँ। वो बहुत ज्यादा शौक रखती थी, वो अकेले रहती थी। आई थिंक शी लॉस्ट वी लॉस्ट आवर नाना जी व्हेन आई वाज वेरी यंग। तब से लेके वो अकेले थी, बहुत पढ़ती थी, दिल्ली लाइब्रेरी की मेंबर थी, सोशल वर्कर भी थी, और उनकी जो रूटीन थी, डिसिप्लिन, वो आई थिंक अभी तक मैं मैच नहीं कर पा रही हूँ, और वो मुझे करनी है, बिकॉज वो 6 बजे उठना, व्यायाम करना, और उनका एक बाग था जहाँ पे शाखा होती थी, वहां जाती थी। तो वो पहले वो बहुत डिसिप्लिन तरीके से ले जाती थी। तो मुझे मेरे पेरेंट्स गर्मियों की छुट्टियों में उनके पास छोड़ा करते थे, तो जो मैं माइक कर सकती थी मैंने किया। और फिर जब मैं थोड़ा समझने लगी चीजों को, तो वो मुझे थिएटर ले जाने लगी, और एनएसडी के प्लेज, और वहाँ पे ललित कला अकेडमी, साहित्य कला परिषद, और उर्दू अकेडमी, इन सब की थिएटर वर्कशॉप्स कराती थी मुझे। और फिर 2 महीने लगकर हम लोग प्रैक्टिस करते थे। फिर एक प्ले प्रोडक्शन होता था उनके साथ, अलग अलग वो जैसे सुरेखा सीकरी का प्ले मुझे अभी तक याद है, वो एनएसडी में मुझे दिखाने ले गई थी। पगला घोड़ा, वो मैंने बहुत छोटेपन में देखे हैं। तो वो सब उनके साथ मेरा शौक पैदा हुआ। उन्होंने ही बहुत मेहनत करके मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ाया, थिएटर में, और वही था कि जिससे मैं प्रोफेशनल थिएटर में आई। वो जो रुचि थी वो फिर कभी गई नहीं। इस तरीके से उन्होंने मुझे, उनकी वजह से मैं इस क्षेत्र में हूँ। तो थिएटर में आपको कौन कौन से डायरेक्टर मिले जिनके साथ काम करने का अवसर आया आपको? सबसे पहले तो जो मैंने दिल्ली में किया, दिल्ली में मेरा प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप नट सम्राट हुआ। फिर कुछ टाइम तक मैंने रॉयस्टन एबल सर के साथ भी जुड़े, और नट सम्राट के साथ सारे मॉलियर्स के प्ले हम लोगों ने किए दिल्ली में। बीवियों का मदरसा, कंजूस, बिच्छू, बहुत बहुत पॉपुलर, बहुत लोग आते थे। मतलब हम लोगों को वंस मोर, एक और शो, मतलब ऐसा लेना ही पड़ जाता था हर हफ्ते, इतनी उसकी बुकिंग होती थी। फिर जब करियर वाइज आया तो फिर मैंने जर्नलिज्म चुना, और आई एम कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, बिकॉज जर्नलिज्म के बाद मैंने थिएटर यहाँ पे किया, बॉम्बे में, मुंबई में। और पहला प्ले मेरा सुनील शानवाग सर के साथ था, जो अपने प्रोग्रेसिव थिएटर के लिए बहुत जाने जाते हैं। कॉटन छप्पन ये जो बनाया था उन्होंने। लेकिन हम लोगों का प्ले था स्वर थोंगजम का लिखा हुआ तुरेल, और सुनील शानवाग जी ने उसको डायरेक्ट किया था। वो राइटर्स ब्लॉक का हिस्सा था। वो मेरा पहला प्ले था, उसमें कुमुद मिश्रा भी थे और नागेश भोसले भी थे। तो इतने वो एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा रहा। वो दैट वाज माय फर्स्ट प्ले इन बॉम्बे, आई थिंक दैट वाज 2007 और 8 जी। और उसके बाद फिर वजाइना मोनोलॉग्स, जो कि बहुत ही फेमस प्ले है ई वेंसलर का, वो महबानो मोदी कोतवाल जी के साथ जुड़ने का मौका मिला।
मैं उनसे मिली थी। एक और थिएटर के रंगकर्मी है, बहुत बहुत एमिनेंट, उनका नाम है हिदायत सामी। वो उनके थ्रू मैं उनसे मिली थी। और फिर उस टाइम पे वो वजाइना मोनोलॉग्स को हिंदी में तब्दील कर रहे थे, तो उसका नाम था किस्सा योनी का। तो वो प्ले हम लोगों ने किया, करीब ज्यादा नहीं तो 55 शोज उसके किए। तो वो मेरा शुरू का दौर था थिएटर का। फिर एक्वेरियस के साथ मैं जुड़ी, आकाश खुराना, मीरा खुराना, और इन लोगों के साथ मैंने इंग्लिश के प्लेस भी किए, जैसे स्पंक एंड देन त्रिशला के साथ मैं जुड़ी डोंट लुक नाउ में। फिर मुझे जो प्ले मिला वो अब तक का मेरे दिल के बहुत करीब है, ओके टाटा बाय बाय, जो अवार्ड विनिंग प्ले है। अवार्ड विनिंग राइटर हैं पूर्वा नरेश जी, उनके द्वारा लिखा हुआ, और नोबुजीता गोगोई ने उसको डायरेक्ट किया था। वो भी राइटर्स ब्लॉक का हिस्सा था, लेकिन वो प्ले इतना फेमस हुआ कि हम उसको लेके जगह जगह ट्रैवल किया, हर जगह उसके बारे में चर्चा, उसके बारे में लिखा जाना, छपा जाना, वो सब होता था। फिर परेश रावल जी के साथ किया, उनके साथ विदेश भी गए वो प्ले लेके। उसका नाम था shadi@barbadi.com, आउट एंड आउट कॉमेडी, मतलब जो उनका स्टाइल है गुजराती थिएटर में, आई थिंक लोग उनको भगवान मानते हैं, और उनकी एक पंच लाइन के लिए वो वेट करते हैं। कभी कभी तो थिएटर में प्ले में रोक के, जो कि मेरे लिए बहुत नया था, बोलते हैं वंस मोर, एक बार और परेश भाई। तो वो प्ले को पूरा रोक के परेश भाई दोबारा अपनी वही लाइन बोलते हैं। तो वो चलता था। फिर मनोज जोशी जी के साथ जुड़ने का मौका मिला, चाणक्य। और चाणक्य में मैंने सुमोहा का कैरेक्टर किया, और वो हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ के लिए परफॉर्म किया। 15 अगस्त पे परफॉर्म किया, गोवा में, शिमला में, एनएसडी के भारंगम में। तो इस तरह से थिएटर का सिलसिला चलता रहा। अभी फिलहाल एक्टिव प्ले मेरा ओके टाटा बाय बाय है। आप भोपाल भी आए थे चाणक्य के साथ? आई थिंक जी मैं आई थी IIT में परफॉर्म करने के लिए। मुझे लग रहा है ऐसा जी, कुछ 4-5-6 साल पहले की बात है। हम आए। तो ये जो बम्बई में थिएटर का दर्शक है, दिल्ली में थिएटर का दर्शक है, अलग अलग तरीके के थिएटर होते हैं। दूसरा भोपाल है, और भी भोपाल भी इस तरह से कुमुद मिश्रा जैसे भोपाल से ही गए हुए हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं जी। इस समय, तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कमाल। तो अलग अलग शहर के थिएटर की एक अलग अपना फ्लेवर है, उनका अपना दर्शक वर्ग है। तो आपको दिल्ली के थिएटर के दर्शक वर्ग में और यहाँ बम्बई में क्या फर्क लगा? यहाँ प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है, लोग खूब आते हैं। दिल्ली के थिएटर कल्चर का, आई थिंक बॉम्बे में मुझे ज्यादा कमर्शियल थिएटर का चलन ज्यादा लगा। हालांकि जब हम पृथ्वी में परफॉर्म करते हैं, पृथ्वी में इतना कमर्शियल थिएटर इतना नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर कमर्शियल थिएटर का बहुत ज्यादा है, चाहे वो गुजराती थिएटर हो या मराठी थिएटर हो। हालांकि विजय तेंदुलकर जी के कमर्शियल भी कैटेगरी में भी आ जाते हैं, और एक प्रोग्रेसिव थिएटर के उसमें भी आते हैं, वो बहुत फेमस है, लोग बहुत देखते हैं उनके प्लेस। सखाराम बाइंडर या कोर्ट शांतता कोर्ट चालू आहे, ये सारे प्लेस कमर्शियली भी सक्सेसफुल हैं, जितने की थिएटर गोअर्स उनको देखना पसंद करते हैं। फिर यहाँ पे इंग्लिश थिएटर का बहुत चलन है, जो कि जैसे कॉमेडी होता है, कॉमेडी यहाँ पे इंग्लिश थिएटर कॉमेडी बहुत चलती है। दिल्ली में जो कल्चर है वो है प्योर थिएटर, और वहाँ स्ट्रीट थिएटर का भी है, जो जन नाट्य मंच में सफदर हाशमी जी करा करते थे, वो चलन अभी भी है। वहाँ के ग्रुप्स अभी भी उस तरीके के हार्डकोर थिएटर में बिलीव करते हैं, और वहाँ का वो जो थिएटर गोअर है उस तरह का थिएटर की एक्सपेक्टेशंस भी रखता है। यहाँ पर उस तरह की थिएटर कमर्शियली वायबल होता है, आई थिंक वो ज्यादा चलता है। वो यहाँ पे टिकट्स और बिजनेस और उन सब चीजों का चलन ज्यादा है। ये तो है। आपको यहाँ पर फिर कभी लगा ऐसा कि कोई स्क्रिप्ट आप लिखें, निर्देशित करें? मुझे जी, मैं आई रियली फील देयर आर फ्यू स्टोरीज, कुछ कहानियां हैं मेरे दिल के बहुत करीब, दे नीड टू बी टोल्ड, मुझे ऐसा बहुत लगता है। और इस बीच उसमें एक दो कहानियां हैं जो जिसमें से एक मैं डेवलप कर रही हूँ। डायरेक्शन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं उससे जुड़ी जरूर रहूंगी एज अ प्रोड्यूसर या फिर एज अ क्रिएटिव समथिंग, बट डायरेक्शन का मैंने नहीं सोचा है। डायरेक्शन प्ले में मैंने किए हैं, बच्चों के प्ले डायरेक्ट किए हैं। जब मैं सिक्किम में थी या मैं अरुणाचल में थी, मैं पढ़ाया मैंने वहां पे, मैं छुट्टी बिताने गई थी, लेकिन मुझे
कुछ क्लिक हुआ तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने लगी। 1-2-1.5 महीना मैंने पढ़ाया और उसके बाद हम लोगों ने उन्हीं बच्चों के साथ प्ले भी किया जो कि वहाँ की प्रेस ने कवर भी किया था। तो थिएटर बच्चों के साथ मैंने डायरेक्ट किया है, पर फिल्में या कहानियां अभी तक डायरेक्ट करने का तो मुझे अक्सर नहीं हुआ। अच्छा, इसके अलावा अभी इस काम को देखकर कुछ और ऑफर्स आए होंगे, कुछ नए अनुबंध? जी एक्चुअली ऐसा कुछ कॉन्क्रीट ठप्पा लग चुका है ऐसा नहीं है जो मैं बता पाऊं, लेकिन हाँ 1-2 स्क्रिप्ट्स हैं जो कि मैं पढ़ रही हूँ और काफी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स हैं। शायद एक आधा चैलेंजिंग हो जैसा मैंने कभी कभी किया नहीं, लेकिन इसके बेसिस पे कि सिर्फ ये देख के अभी तक ऐसा नहीं है, बट हाँ आई एम श्योर लोग देख रहे हैं तो और आएंगे। जो कंटिन्यूअस काम है पहले के उनकी शूटिंग शुरू होने वाली है सिटी ऑफ ड्रीम्स की। वॉइस ओवर का आपने बताया कि आप लगातार वॉइस ओवर के काम से भी जुड़े हुए हैं। जी तो कौन कौन सी अभिनेत्री के लिए आपने किया है? वॉइस ओवर्स में आप बहुत ही नीरस काम है मेरा वॉइस ओवर का, क्योंकि वो किसी वो सीरियल या किसी इसका नहीं है। एड्स किए हैं, एड्स में कुछ आवाजें। फिर मैं स्टार नेटवर्क से जुड़ी थी। स्टार नेटवर्क का जो ऑफिशियल वॉइस था फीमेल वॉइस वो मेरा था, कुछ 2 साल रहा। उसके बाद अभी फ्रीलांसिंग जब भी उनके पास होता है तब बुलाते हैं। एनजीसी के कुछ प्रोग्राम्स किए हैं। उसके अलावा बहरीन नेटवर्क जो मोबाइल की जो आवाज है वो मेरी है तो अच्छा जी उसमें हिंदी की वॉइस है वो मेरी है, बहरीन टेलीकॉम नेटवर्क। अच्छा नहीं, काम देखिए हर काम का महत्व है। मुझे याद है भोपाल जब भारत भवन में रंगमंडल था, थिएटर का रंगमंडल बंद हुआ था, एक बहुत अच्छी अभिनेत्री थी प्रभा माथुर, अब पता नहीं वो कहाँ है, उनका नाम वर्षों से मैंने सुना नहीं। बम्बई जाके वो वॉइस ओवर में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उनके पास टाइम नहीं था। जी बहुत बड़ा ये एक क्षेत्र है जहाँ पे वॉइस ओवर का काम मतलब बहुत होता है, बहुत ज्यादा। एड्स है, डिस्कवरी है, एनजीसी है, जितने भी इंग्लिश फिल्में हैं जो यहाँ आती हैं, कमर्शियल हिट फिल्में, वो सब हिंदी में डब होती हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में डब होती हैं। तो अगर आपको एक से ज्यादा लैंग्वेज आती है तो और भी अच्छा है। हमारे बहुत सारे मित्र जो इसी सिनेमा से जुड़े हुए हैं, मैं वर्षों वहाँ आता जाता रहा हूँ, सबसे मिलता जुलता, बहुत सारे मित्र इस काम से जुड़े हुए हैं, रवि राजेश वगैरह, ये सब लोग लगातार इस तरह के काम पर। मुझे लगता है कि वहां पर सक्रिय रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी न किसी काम से जुड़े रहो। जी एक्चुअली मेरा 4-5 अच्छे लोग हैं जिनके साथ मैं आई थिंक 2010 से या 11 से 12 से मैं जुड़ी हूँ, वो अब तक वही है। तो इसीलिए थोड़े क्लाइंट्स हैं बट काम ठीक है, मतलब इतना बाहर जाने की, क्योंकि एक्टिंग मेरा पहला प्यार है। तो ऑब्वियसली एंड ये वॉइस ओवर्स या थिएटर और एक्टिंग से मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है। और वॉइस ओवर्स से ये है कि आप खाली हैं, आप लगातार काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका टाइम पास होता है, आप अपना अपना वॉइसिंग का भी प्रैक्टिस रहता है, प्लस कमर्शियली थोड़ा अच्छा है। तो ये इसलिए है, अदरवाइज सिर्फ वॉइसिंग मेरा करियर तो मैंने नहीं चुना था। नहीं। अच्छा, आपने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी दादी जी के बारे में, जिन्होंने आपको लगभग नानी जी के बारे में, जिन्होंने आपको थिएटर की बहुत व्याकरण से परिचित कराया। आपने जिन जिन स्थानों और संस्थानों के नाम लिए, फ्रिक्वेंटली मैं वहाँ दिल्ली जब भी जाता हूँ तो जाता हूँ, देखता हूँ, मिलता जुलता हूँ। ये सारे संस्थान एक ही जगह पर अपने असाधारण कामों के भी गवाह हैं पिछले 30-40 सालों में, चाहे वो ड्रामा स्कूल हो, चाहे साहित्य अकेडमी हो, चाहे उर्दू अकेडमी हो, ललित कला अकेडमी हो, संगीत नाटक अकेडमी हो। ये लोग यहाँ बहुत लगातार गतिविधियां और काम होते हैं। इन सब वहाँ पर उनके एक्सीलेंस को देख देख कर भी बहुत सारे अनुभव तजुर्बे होते हैं। तो आपको ऐसे कौन कौन से नाटक याद है जो आपको बड़े प्रभावित करते रहे? कुछ के तो नाम आपने बताए फिर भी। जी मैं एक्चुअली काफी सारे हैं। हबीब तनवीर जी के नाटक थे आगरा बाजार, वो दिखाया था मुझे नानी माँ ने। मेरे को याद है कि दोबारा भी देखने का मुझे मौका मिला। पगला घोड़ा एक है, फिर उसके अलावा आर्थर मिलर का डेथ ऑफ सेल्समैन, मतलब वो कितनी अडेप्टेशन हो चुकी है, लेकिन
वो दिल्ली में बहुत अडेप्टेशन होती थी उसकी। एक जिद्दी लड़की विजय तेंदुलकर जी का ही एक और प्ले है। हाँ। फिर है एबोंग इंद्रजीत करके बादल सरकार जी का एक प्ले है, उसकी जी। हिंदी अडेप्टेशन मैंने देखी थी उनके साथ। फिर मुझे अभी इतने नाम तो याद नहीं आ रहे, लेकिन हाँ नानिमा के साथ मैं बहुत छोटी होती थी, उनका नाम था श्रीमती सरोज बाला भाटिया। और उनका मतलब ज्यादा नहीं तो हफ्ते में 2-3 बार ऐसा जाना होता ही था। उनको नशा था थिएटर का। तो और मैं बहुत छोटी थी तो बहुत सारे नाम तो मुझे याद नहीं रहते थे, लेकिन बाद में मैंने वो प्लेस रिविजिट किए। और बॉम्बे में भी, यहाँ पे मुंबई में भी कई लोगों ने उनको दोबारा से बनाया। तो मुझे याद आई कि ये तो मैंने बचपन में भी देखा हुआ है ये। तो उस तरीके की है। बट हाँ वो विजय तेंदुलकर जी को बहुत पढ़ती थी, बादल सरकार को बहुत पढ़ती थी। इसके अलावा वो हिंदी अडेप्टेशन बहुत पढ़ती थी इंग्लिश नाटकों की। हाँ, अभी आगरा बाजार तो जो संगीत नाटक एकेडमी में हुआ था, जो आपने देखा होगा, जी उसको अभी यूट्यूब पे उन्होंने लोड किया है। वो नाटक के साथ मुझे बहुत वो प्रिय नाटक है। मैं उसको शायद कितनी बार देख सकता हूँ अभी भी। जी जी उसके सारे कैरेक्टर जो आपके हबीब साहब भोपाल के थे, और वो सब भोपाल में लंबी उनकी रिहर्सल वगैरह हुआ करती थी। जब दिल्ली उन्होंने छोड़ा तो ये सब लीजेंड पर्सन थे जो वहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार जो मुख्य भूमिकाओं में वहाँ पर काम करते थे। तो ये तो है। और एस.एम. जहीर साहब वगैरह ये सब काफी सीनियर वहाँ पर एक्टर दिल्ली में। एक पैरेलल जो थिएटर एनएचडी के बरक्स जो है, विनोद नागपाल जी वगैरह सब लोग काम करते रहे। जी जी जी। तो इन सबका एक अपना प्रभाव रहा है वहाँ पर। मुझे याद है वो एक प्ले था, मुझे उसका नाम याद आ नहीं रहा, आई थिंक टीपू सुल्तान था शायद, जिसमें मनोहर सिंह थे और आई थिंक सुरेखा सीकरी जी थी, और एक और था जो मुझे बहुत विविडली 2-3 उसके सीन्स याद रह गए। आलोकनाथ भी थे शायद उसके अंदर। तो वो मैंने अपनी अच्छा। हाँ वो मैंने देखा था उनके साथ श्री राम सेंटर में। किंग लियर उनका वैसे मनोहर सिंह जी का, सुरेखा जी का बहुत नामी नाटक है। करेक्ट। किंग लियर। जी। उसके बाद उसमें जो मनोहर सिंह जी का किरदार है, ग्रीक ट्रेजेडी पे भी जो सोफोक्लिस ने बनाए या लिखे, और उसके बाद यहाँ पे अडेप्टेशन होती ही चली गई, जो अब काफी सारे प्लेज डियर लायर, एंटीगनी जो रत्ना पाठक शाह और नसीरुद्दीन शाह भी करते हैं, वैसे वही प्लेज दिल्ली में भी होते थे। तो मतलब बेसिकली जो लैंडमार्क प्लेज हैं वो तो हर जगह हर लोग ही अडेप्ट करते हैं। यहाँ बॉम्बे में जो थिएटर की पूरे एटमॉस्फेयर है, उसमें हिंदी प्ले के लिए थोड़ा सा जमीन कठिन है। आपको क्या लगता है? मैंने आपको जैसे वही बताया कि जो हार्डकोर थिएटर है यहाँ पर उसको जमाए रखना थोड़ा है मुश्किल, क्योंकि यहाँ कॉमेडी का एक थोड़ा चलन है। गुजराती प्लेज का बहुत बहुत बड़ा मार्केट है, या फिर मराठी प्ले के लिए बहुत देखने वाले हैं। लेकिन जो एक एक्चुअल में हिंदी थिएटर का जो ऑडियंस है वो बनाए रखना यहाँ पे एज कम्पेयर टू दिल्ली थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए कमर्शियल सीन्स यहाँ पे इंग्लिश और गुजराती का ज्यादा है। हाँ, पृथ्वी थिएटर ही जो कुछ भी कर रहा है वो दिखाई देता है। इधर कुछ एक जुहू में एक रंगकर्मी है, वो कुछ लगातार काम कर रहे, छोटे से थिएटर में कुछ ना कुछ गतिविधि करते रहते हैं, जो कि उनके लिए ये टाइम बहुत ज्यादा आई थिंक मुश्किल है, क्योंकि उन जो लोग सिर्फ और सिर्फ थिएटर से जुड़े हैं लॉकडाउन के चलते बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। थिएटर पे तो वैसे भी देखा जाए तो मैक्सिमम थिएटर पे, हम कल भी जैसे बात कर रहे थे डिम्पी मिश्रा जी से, थिएटर में उस तरह का अर्निंग या सर्वाइवल नहीं है। जी जी बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली अगर बहुत सारे प्लेज एक साथ चल रहे हैं बिहाइंड द जो पर्दे के पीछे के लोग हैं वो उससे अपनी जीविका चलाते हैं, चाहे वो सेट डिजाइनर्स हो या लाइटमैन हो या फिर जो पर्दे के पीछे जुड़े रहते हैं। अब वो सिर्फ लॉकडाउन के चलते थिएटर बंद रहेगा और कब बाउंस बैक होगा, इसी वजह से ये सब लोग काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो उनके लिए मुझे बस थोड़ा लगता है कि अगर ये थिएटर जल्द से जल्द वापस ना आया जिस तरीके के फॉर्म में थे, तो
तो बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि एक तो यह सोशल डिस्टेंसिंग वहां रखना थोड़ा मुश्किल है, वहां मतलब पॉसिबल ही नहीं है, थिएटर में कैसे रखेंगे। अभी देखिए ना, सिनेमा घर जो बंद है उसको खोलने के लिए आज ही ट्विटर में सतीश कौशिक जी ने अपील की है कि इसके लिए भी गवर्नमेंट परमिशन दे। जब ये एक सही बात है कि जब मॉल को खोलने की अनुमति है तो सिनेमा घर को भी खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। जी, आपको क्या लगता है? मुझे मुझे बिल्कुल यही लगता है कि मॉल्स अभी ना ही खुले तो बेटर है, या अगर खुल रहे हैं तो बहुत सारी पाबंदियों के साथ सिनेमा घर भी खुल जाए, ताकि जैसे बिल्कुल। बसें चालू कर दी हैं, बसों में सब यात्री उसी तरह बैठेंगे जैसे बैठ रहे हैं, मास्क लगा के। मुझे इस समय तो बहुत ही अजीब लग रहा है, क्योंकि आज ही का आंकड़ा 90,123 था, और इस वो हिसाब तो है। से जी, इस हिसाब से चलते रहे तो मतलब फरवरी आते तक या जनवरी आते तक 2 लाख पर डे होना कोई मुश्किल बात तो होगी नहीं। तो इस टाइम पे मेट्रो खोलना या बसों को चालू करना, थोड़ा सा या तो बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी हो, या फिर सब लोग इतने कर्मठ हो जाए, इतने तरीके से प्रिकॉशंस लेके चलें कि काम सबका चलता रहे। लेकिन हमारे यहाँ आई थिंक प्रिकॉशंस ना लेना गर्व की बात होती है, हाँ, ऐसा मुझे बहुत लगता है कि लोग बोल भी रहे हैं तो भी मास्क यहाँ पहनते हैं या पहनते ही नहीं है। और सच की तुलना अभी भी मतलब जो जो जहाँ अभी तो खैर न्यूज में काफी सारी चीजें अलग दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जगहों पे एक साथ भीड़ इकट्ठी हो जाती है, रैली निकलती है, या उन सब का भी अभी बहुत सख्ती से विरोध होना चाहिए, क्योंकि अभी वायरस कहीं गया नहीं है, यही है, आसपास है, और अभी बढ़ेंगे ही नंबर। अभी क्या है कि जैसे हेलमेट की चेकिंग होती है सड़क पे, वैसे ही मास्क की चेकिंग भी होने लगी है। तो लोगों ने हेलमेट की डिवाइस निकाल रखी कि पीछे जो बैठा है उसको पकड़ा देते, जब सामने पुलिस देखते तो पहन लेते। तो मास्क के साथ भी ये है कि उसको नीचे रखे रहेंगे, जब पुलिस आएगी तो पहन लेंगे। अब उस पर कौन किसको बेवकूफ बना रहा है ये समझ में नहीं आता, चाहे वो हेलमेट का एग्जाम्पल हो चाहे मास्क का हो। जी, बहरहाल, आपको कौन से निर्देशकों के साथ काम करने की ख्वाहिश है? ओके। काश मैं थोड़े दशक पहले पैदा हुई होती तो मैं आपको बहुत सारी लंबी लिस्ट बता सकती थी। अभी मेरे पास जो लिस्ट है उसमें श्री राम राघवन है, विशाल भारद्वाज है, मेघना गुलजारवी है, अश्विनी अय्यर का काम मुझे बहुत पसंद है, फिर जो पहले गए या जिनके साथ काम करने का अब सिर्फ सोच सकते हैं वो केतन मेहता है, श्याम बेनेगल जी हैं, गोविंद निहलानी हैं, सई परांजपे हैं। तो मुझे इन लोगों का काम बहुत 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 पसंद है। उस पूरे उस जनरेशन में केवल एक प्रकाश झा काम कर रहे हैं लगातार, दूसरे मुझे सुधीर मिश्रा, उनके लिए तो मैं बहुत दाद देता हूँ कि सुधीर मिश्रा जी ने आज तक फिल्में बनाना छोड़ा नहीं, और बल्कि उनकी गति थोड़ा फास्ट है। सुधीर मिश्रा जी का एक्चुअली अभी आपने नाम लिया तो एक किस्सा यही है कि जब मेरा पहला ऑडिशन था बॉम्बे में, लाइक प्रॉपर ऑडिशन जो मुझे कॉल आई थी, वो सुधीर मिश्रा की फिल्म के लिए ही आई थी। मैं उस फिल्म का नाम भूल रही हूँ, चांद समथिंग, उसमें शाइनी आहूजा थे और अच्छा हाँ, दोया का कैरेक्टर उसमें मुझे खोया चांद, खोया खोया। थैंक यू उसकी ऑडिशन के लिए मुझे सुधीर जी की तरफ से कॉल आया था और मैंने दिया भी था, और बाद में फिर वो रोल एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने किया। तो वो है प्रकाश झा जी। अभी इस बार आश्रम से फिर एक बार ओवरफ्लो हुआ है, जागृत हुए हैं फिर से, और इसी बीच उनकी 1-2 फिल्मों की चर्चा है, आगे वो काम करेंगे लगातार। लेकिन अब इस जनरेशन में मैं देखता हूँ अभी जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो भी कमाल का उसका सोच है, उसका दृष्टि है, और सिनेमा को बनाने का, सेट पर आपस में कलाकारों से व्यवहार का, उस सबका एक सिद्धांत बहुत सम्यक है और अच्छा है, ऐसा मानते हैं। जी, आपके क्या अनुभव?
हाँ, एक्चुअली अभी हाल फिलहाल में तो बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं, जिसमें मैंने आपको नाम लिया अश्विनी अय्यर और हाँ अमर कौशिक और जोया अख्तर। ये हाँ हाँ, ये काफी सभी लोग। अच्छा, बहुत अच्छे अच्छी स्टोरीज पे काम कर रही हैं। और बेसिकली मुझे स्टोरीज ही ज्यादा आकर्षित करती हैं अपने हाँ किरदार चुनने में, जो कि और एक ऑथर बैक रोल, और उस ऑथर बैक रोल की सीमा या लेंथ कुछ भी हो सकती है, मैं उस पर कभी जाती नहीं, कोई फिक्सेशन ऐसा सच नहीं है। लीड हो या पैरेलल लीड हो या बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर हो या कैमियो हो, लेकिन उसके पीछे ऑथर का थॉट है, उसके पीछे स्क्रीन राइटर का थॉट है, और वो कैरेक्टर आपकी स्टोरी में डिफरेंस क्रिएट करता है। वो ना हो तो आपकी स्टोरी अधूरी है। मेरे अपना किरदार चुनने का बेस रहा है हमेशा। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए मैं फिल्में देखना भी पसंद करती हूँ। तो जो ये सारे डायरेक्टर्स हैं वो इसीलिए मेरे पसंदीदा हैं कि इनकी कहानियां बहुत बहुत अच्छी होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं, आपको इनमें जुड़े रहने का मन करता है। कई इसमें बार क्या कॉमेडी, होता है। सॉरी, आप बोलिए, पूरा कर लीजिए फिर मैं बस वो स्त्री की मैं बात करना चाह रही थी। वो मतलब अब ऐसी फिल्मों में हॉरर और कॉमेडी बहुत आराम से एक फाइन लाइन होती है कि गलत जा सकती है, पर वो कितनी मजेदार, कितनी अच्छी फिल्म थी। तो मैं वही बता रही थी कि कहानियां मुझे बहुत आकर्षित करती हैं, लेकिन कंटेंट फिलहाल हीरो है। अच्छा, अभी दो तरह के नेचर भी काम करते हैं डायरेक्टर जो हमारे सक्रिय हैं इन दिनों। एक तो ये कि बहुत अच्छा होमवर्क करके आने वाले, और एक सेट पर ही एडवेंचर करने वाले। आपको किस तरह के मतलब, मुझे लगता है कि दोनों तरह के डायरेक्टर्स के अनुभव रहे होंगे आपको। जी, कई बार ये मैं एक्चुअली डायरेक्टर्स एक्टर हूँ। मैं खुद को शायद ये कहना ओके रहेगा, क्योंकि मेरे डायरेक्टर मुझे जो जो कहते हैं वो इम्बाइब करना, और जो भी उनके इंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी उनकी जो भी कल्पना है, उसको इतना घोल के पी लेना। क्योंकि आई थिंक वो मेरा होमवर्क सबसे ज्यादा रहता है कि मैं एक चीज को ज्यादा नहीं तो 100 बार, और मैं ये बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, 50 से 100 बार मैं अपनी स्क्रिप्ट या सीन्स को मैं पढ़ती हूँ, ताकि मुझे जो वो लाइंस है वो मेरी खुद की हो जाए। और फिर दूसरा स्टेप रहता है डायरेक्टर की से ब्रीफ लेना, और जैसा वो चाहते हैं वैसा करना। इसमें दूसरा चीज आता है मेथड एक्टिंग। नाउ मेथड एक्टिंग फॉर मी, सुनील जी, इज नॉट लाइक कि मैं अपने मूड में, जैसे मुझे डायरेक्टर ने बोला कि आज आपका एक इमोशनल सीन है, और वो मेरी 7 बजे की मॉर्निंग की शिफ्ट है, और वो इमोशनल सीन मेरा रात को 10 बजे या 8 बजे होने वाला है, या 6 बजे शाम को होने वाला है, तो मैं पूरा दिन उस मूड में नहीं बैठूंगी। मैं अपना हम्म काम करूंगी, मैं अपने लोगों से बात करूंगी, खाना वगैरह जो भी है चलता रहेगा। लेकिन हाँ, मैंने वो सीन की इतनी प्रैक्टिस की होती है, उस पर्टिकुलर इमोशन को पकड़ के इतना होमवर्क करती हूँ मैं, कि मुझे उस मूड में बैठना, वो मुझे पॉइंट कभी समझ नहीं आया। तो अगर वो मेथड एक्टिंग है तो वो मैं फॉलो नहीं करती, कि मैं सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक एक एक इमोशनल मूड में रोने में नहीं बैठ सकती। तो आप कहेंगे कि हाँ, अब आपका टाइम है, अब आपका सीन का टाइम है, आप तब मैं अपने मूड में आऊंगी, अपने उस पर होमवर्क करके दोबारा से रिवाइज करके मैं वो टेक दूंगी। लेकिन मेथड एक्टिंग, अगर मेरे रोल की ये मतलब उसमें रोल में ये चाहिए कि मुझे टाइकोंडो आना चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं 2 महीने 3 महीने लगाकर वो सीखूंगी। वो मेरे लिए मेथड एक्टिंग है। अगर मुझे मेरी कैरेक्टर फ्रेंच बोल रही है, जैसे सीआरडी मैंने एक फिल्म की थी, उसमें डैनियल कैट्स की सिनेमेटोग्राफी है, और धर्मा कीर्ति का स्क्रीन प्ले है, और क्रांति कानाडे ने भी डायरेक्ट किया वो। तो वो फिल्म में मेरा कैरेक्टर एक फ्रेंच प्रोफेसर है। वो फ्रेंच प्रोफेसर लव लॉन है, वेट कर रही है अपने लवर का, और मतलब बहुत सारे उसमें और लेयर्स भी हैं। हालांकि उसमें भी कुछ सीन्स कटे हैं, वो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो वो फ्रेंच हम्म बोलती है कुछ 3-4 सीन्स में। अब वो फ्रेंच बोलने के लिए मैंने 3 महीने फ्रेंच सीखी। सो दैट इज मेथड एक्टिंग फॉर मी। सो मैं दोनों तरीके के काम फॉलो करती हूँ, लेकिन मैं स्पॉन्टेनियस और डायरेक्टर्स एक्टर, आई थिंक उस तरफ जाना, वो कहलाना ज्यादा पसंद करूंगी। आगे की क्या प्लानिंग है, क्या ख्वाहिश, क्या हो?
अच्छा काम करना है, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ जुड़ना है, बढ़िया कहानियां कहनी है, बढ़िया कहानियां बनानी है और उनमें अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स करने हैं। और इसके अलावा मेरा एक जो मन से मैं करना चाहती हूँ वो ये कि नॉर्थ ईस्ट में गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर काम करना, और जब भी मुझे मौका मिला है मैंने खुद जाके वो किया है। और वहाँ वहाँ के बच्चों को मतलब एक अपनापन है मुझे नॉर्थ ईस्ट से, मैं घूमना पसंद करती हूँ, वहाँ रहना पसंद करती हूँ। तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत बहुत दबे हुए हैं, मतलब एक तो हिंदी से दबे हुए हैं, उनको लैंग्वेज की थोड़ी मुश्किल लगती है। फिर वो जब वो खुले मैदान में अब आते हैं बाहर तो वो बहुत पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें सिटीज के हिसाब से नहीं सीखी। तो मुझे वहां जाके मतलब वो थिएटर को ध्यान में रखते हुए, पब्लिक स्पीकिंग को ध्यान में रखते हुए उनके साथ काम करने का थोड़ा मन है, तो वो मैं करना चाहूंगी। और कुछ फिल्में हैं जो मन है प्रोड्यूस करने का, वो करना चाहूंगी। ये बस। लेकिन ये थिएटर के साथ साथ और नॉर्थ ईस्ट में जाकर कुछ करना, वहाँ के बच्चों से प्रभावित होना, उनकी मासूमियत से प्रभावित होना, ये एक बड़ा बड़ा भावुक पक्ष है, भावनात्मक। जी। क्योंकि अचानक हुआ वो, और अचानक ही मैं उससे जुड़ी। और अचानक ऐसे मैं कुछ करना चाह रही थी, मेरे हाथ में बहुत सारा टाइम था 2013-14 में, बहुत काम, एक प्रोजेक्ट खत्म हो चुका था, दूसरे प्रोजेक्ट के बीच में टाइम था, तो मैं ऐसे ही घूमने गई। और घूमने से पहले मैंने, मेरी एक्स कॉलीग है उनसे मैंने बात की, क्योंकि उनकी उनकी जो इन लॉज थे वो सिक्किम के थे और हम लोग काफी करीब थे, तो वहां पे वो एक स्कूल चलाती थी। तो उन्होंने मुझे सिर्फ ऐसे बताया कि ऐसा ऐसा है, बहुत पहले बताया था। तो मुझे ध्यान आया कि मैं वहां जा रही हूँ घूमने, क्या मैं वहां पढ़ा सकती हूँ मुश्किल से 10-5 दिन, जस्ट फॉर फन और जस्ट फॉर ऐसी एक्सपीरियंस। तो उन्होंने कहा हाँ श्योर। तो उन्होंने मुझे मिलवाया उनकी ट्रस्टी और प्रिंसिपल से, और उन्होंने मुझे अपने स्कूल में, हाउस ऑफ ये पद्मा ओजे स्कूल है ईस्ट सिक्किम में, अपने ही स्कूल में सबसे ऊपर उनकी जो एक माला है, वहां पे उन्होंने मुझे रहने के लिए जगह दे दी। मेस में बच्चों के साथ मैं खाना खाती थी, उनको पढ़ाती थी, और पढ़ाते पढ़ाते फिर 10वें दिन ऐसा लगा कि कुछ करते हैं, क्योंकि बहुत इंटरैक्टिव, बहुत बहुत मजे आने लगे उन बच्चों को काम करते करते। फिर मैंने एक प्ले लिखा उनके लिए, सब लोगों ने हामी भरी, हमने प्ले किया। और उस प्ले के खत्म मतलब जिस दिन वो प्ले करना था वो इतना मशहूर हो गया पूरे सिक्किम में कि प्ले हो रहा है यहाँ पे स्कूल में। तो वहां पे बास्केटबॉल, इंडियन बास्केटबॉल टीम विजिट कर रही थी। बाईचुंग भूटिया नहीं थे लेकिन निर्मल छेत्री थे, और वो माफ कीजिएगा फुटबॉल टीम, फुटबॉल इंडियन फुटबॉल टीम विजिट कर रही थी। तो उन्होंने मुझे, वो वहां पे उस स्कूल में कुछ लोग पढ़े हुए थे, तो वो चीफ गेस्ट बन गए स्कूल में उस दिन जिस दिन प्ले था मेरा। तो वो बहुत बड़ा न्यूज बन गया, वो छप गया, और भी लोग डोनेशन देने आ गए, ट्रस्टीज आ गए, आकाशवाणी के वहां पे लोग इकट्ठा हो गए, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आकाशवाणी आ गई। तो एक बड़ा सा हमने एक प्ले, एक फंक्शन किया, और वो प्ले हम लोगों ने उन बच्चों के साथ किया था। और वो बच्चे कुछ 23-24 दिन पहले मुझसे नाम भी नहीं बोल पा रहे थे, और वो स्टेज पे जाके इतने बड़े लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने, जहाँ पे इंडियन फुटबॉल टीम के लोग बैठे हुए हैं, आकाशवाणी के लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने उन्होंने परफॉर्म किया। वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा खुशी का मौका था। ये सच, ये बहुत बड़े सुख हैं, इसको परिभाषित करना वास्तव में बहुत कठिन है। और मैं कामना करता हूँ कि इस तरह का स्वप्न आपको और दोबारा पूरा करने का मौका मिले। आज आपने समय दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, और प्रत्येक सेकंड का सदुपयोग हुआ, बहुत पता भी नहीं चला कि हाँ जी, एक्चुअली वही मैं देख रही हूँ 7:59 हो गए, हमें पता नहीं लगा। बट आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमेशा ही लगता है, हमेशा ही लगता है। और जिस तरह जब पाउडर आया था तब भी आपने मुझसे बातचीत की थी, और व्हाट द फिश की टाइम पे भी की थी। तो थैंक यू सो मच। और मैं शुभकामनाएं मेरी है कि आप जल्दी किसी अच्छे प्रोजेक्ट से जुड़े, हमको पता चले, और उस पर भी फिर आप इसी तरह ऐसे ही घूम के देखें और छा जाएं। बहुत शुभकामनाएं। सभी जो मित्र लोग आपके हमारे सुन रहे हैं, हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोग हमारे साथ रहे। नमस्कार।